हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड लेसन है गर्श के प्रमेय इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी को आज बताऊंगी। अगले वीडियो में मैंने एक चैप्टर का जो था उसका बताया था। चलिए आज नेक्स्ट चैप्टर का देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव इसका। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, किसी गाउसीय पृष्ठ में -q + 2q तथा -q आवेश है। पृष्ठ से परिणामी विद्युतीय फ्लक्स होगा। विद्युतीय फ्लक्स जिसे साई से सूचित कहते हैं, तो विद्युतीय फ्लक्स का मान कितना होगा। ऑप्शन दिया है 0, फिर बी में दिया है 1/ε0 × q, फिर सी दिया है -1/ε0 × q और डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 0। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि 0 होगा, आपके विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स होगा। एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव जिसे पृष्ठ से सूचित कहते हैं, वह पृष्ठ यानी किसी सतह से घिरा हुआ है। तो पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान पूछा जा रहा है कितना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 0 होगा। इसका भी मान 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में विद्युतीय फ्लक्स यानी जो यह चित्र दिया गया आपका, तो इसमें विद्युतीय फ्लक्स का मान बताना है कि किस तरह होगा जो ऑप्शन दिया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सारे चित्रों के साथ बराबर होगा। यानी जो ऑप्शन दिया देखिए, सतह S4 के साथ सबसे अधिक होगा, फिर है देखिए सतह S4 के साथ सबसे अधिक होगा, सतह S3 के साथ सबसे कम होगा, और सतह S3 के साथ सबसे कम, और सी है सतह S2 तथा S3 के साथ बराबर होगा परंतु S4 के साथ सबसे कम होगा, और डी है सारे चित्रों के साथ बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर आपका डी होगा। यानी जितने भी ये 4 चित्र दिए गए हैं यहाँ पर, यह S1 है, S2, S3 और S3, तो इसमें विद्युतीय फ्लक्स का मान सभी में बराबर होगा। अगला प्रश्न है, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, यह छोटी सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है। आंसर आपका क्वेश्चन है कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश दिया है, क्षेत्र आवेश घनत्व में सिग्मा है, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है, विद्युत क्षेत्र जो आपका होता है E, तो उसका मान पूछा जा रहा है। अथवा में फिर दिया है कि आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र E का मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी σ/ε0, σ/ε0 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो, यानी यह कूलम का आपका ऐसा यूनिट है जो कि विभिन्न प्रकार होता है, न्यूटन कूलम में होता है, माइक्रोकूलम में यहाँ पर है, तो 10 माइक्रोकूलम है दिया गया है, तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स साई का मान पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो इसको हम निकालते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, आप सूत्र पर निकालिएगा तो यहाँ पर 36 पाई × 10⁴ न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलम। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, यानी 36 पाई × 10⁴ न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे है, मिलकर एक 12 बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। धारिता यानी आयतन, उसका वॉल्यूम। तो देखिए 64 को समरूप यानी बराबर आकार के बूंदे हैं, पानी की बूंदे, तो सभी की धारिता दिया है 5 माइक्रोफैराडे दिया है। तो ये सभी मिलकर एक 12 बूंद बनाती है। तो बड़े बूंद की आयतन पूछ रहा है, धारिता वही आयतन, तो बड़े बूंद का धारिता क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कि बड़े बूंद की धारिता आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 20 माइक्रोफैराडे होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है,
E इक्वल यानी यह विद्युतीय क्षेत्र है, E इक्वल 0 दिया है, तो E इक्वल 0 वाले क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ विवरण होगा। E इक्वल यानी तीव्रता इक्वल 0 दिया है, तो उस क्षेत्र में विभव का मान, उसका दूरी कितना होगा, तो इसका राइट आंसर होगा कि V का मान R पर निर्भर नहीं करता है, सो उसका मान दूसरा हो सकता है, यानी V का ये जो विभव है उसका मान R पर, उसकी दूरी पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। कोई गोलीय पृष्ठ यानी कोई सतह है, तो उसके अंदर प्लस क्यू आवेश को रख दिया जाता है, तो संपूर्ण यानी पूरे टोटल सतह यानी पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स पूछा जाए कि उसका मान कितना होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग कौन ऐसा राशि है जिसका SI यूनिट वोल्ट पर मीटर होता है, तो इसका राइट आंसर होगा कि विद्युतीय क्षेत्र का SI यूनिट वोल्ट पर मीटर होता है, या इसका एक अन्य मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम होता है। अगला प्रश्न है, किसी भूयोजित चालक को विद्युतरोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान कितना होता है। कोई भूयोजित यानी जो आपके पृथ्वी से संयोजित होता है, तो भूयोजित चालक को विद्युत रोधित यानी किसी विद्युत धारा के द्वारा आवेशित चालक के निकट ले जाने पर, तो बाद वाला जो चालक होता है तो उस पर विद्युत धारिता का मान कितना होगा। विद्युत धारिता का मान घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित होता है या फिर शून्य हो जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा कि वह बढ़ता है, विद्युत धारिता का मान बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा हो तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। यदि किसी सुचालक सतह की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का मान दिया है सिग्मा, तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। उस तीव्रता जो कि ई वेक्टर से सूचित किया जाए, तो उसका मान पूछा जा रहा है कि ई का मान क्या होगा। तो ऑप्शन दिया है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट सतह के स्पर्शीय, या फिर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सतह के स्पर्शीय, और सिग्मा बाई एप्सिलॉन सतह के लंबवतः, और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन सतह के लंबवतः। तो इसका राइट आंसर होगा कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और सतह के वह लंबवतः होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और वह सतह के लंबवतः होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा इसका। अगला प्रश्न है, R1 एवं R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर है। पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का क्या मान होगा। R1 एवं R2 त्रिज्या के दो चालक हैं, तो उसके जो पृष्ठ है, वो चालक का पृष्ठ है, तो उस पर आवेश जो है, आवेश Q का मान, तो पृष्ठ घनत्व के वो बराबर है, तो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछा जा रहा है, ए का मान कितना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1:1 होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कौन है, तो पहले एक क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड, तो उसमें दिया था वोल्ट पर मीटर, और मैंने एक्स्ट्रा भी बताया था कि उसका एक अन्य होता है न्यूटन पर कूलाम। तो इसमें देख लिया ऑप्शन कहाँ दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी न्यूटन पर कूलाम होता है या फिर वोल्ट पर मीटर होता है विद्युत तीव्रता का मात्रक। अगला प्रश्न है, यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर हो तो उस स्थान पर ए वेक्टर क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स साई के निम्न संबंध से ज्ञात होता है। किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया गया है ए वेक्टर, और उसी स्थान पर ए वेक्टर से गुजरने वाला ए वेक्टर जो कि आपका क्षेत्रफल है, तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसे साई से सूचित किया जाता है। विद्युत फ्लक्स को आपका यह साई है इसका, या इसका इंडिकेट है, तो इसमें संबंध बताना है कि संबंध क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कि आपका संबंध साई इक्वल होगा आपका ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यह दो सदिशों का आदेश गुणनफल है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, गोलीय संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफेराडे है। यदि गोले के बीच की रिक्तियां यानी खाली स्थान 1 मिलीमीटर है तो बाहरी गोले की त्रिज्या होगी। कोई गोलीय संधारित्र है तो उसका धारिता यानी आयतन दिया है 1 माइक्रोफेराडे है। तो यदि गोले के बीच यानी उन गोलों के बीच की रिक्ति जो खाली स्थान है, तो 1 मिलीमीटर उनके बीच खाली स्थान है, तो बाहरी जो गोला है तो उसका रेडियस पूछा जा रहा है कि उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 मीटर, 6 मीटर होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 6 मीटर होगी।
अगला प्रश्न है, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा। एक बंद पृष्ठ यानी सतह है, तो उसके अंदर विद्युत द्विध्रुव वह स्थित है, उसमें प्रेजेंट है। तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा, यानी उससे निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी 0 होगा, उससे निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। अगला प्रश्न है, किसी चालक की विद्युत धारिता 0 व्यंजक है। किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा C इक्वल Q/V। C इक्वल विद्युत धारिता को C से सूचित किया जाता है, तो उसका व्यंजक होता है Q/V, यानी आवेश बटा विभव। अगला प्रश्न है, अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। अनंत लंबाई का कोई आवेशित बेलनाकार चालक है, तो उसके अक्ष से r दूरी पर, r डिस्टेंस है उसका, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? ऑप्शन देख लीजिए क्या दिया है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि λ/2πε0 r। λ/2πε0 r होगा उसका आपके विद्युत क्षेत्र का मान, λ/2πε0 r। अगला प्रश्न है, किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स इस भीतर स्थित आवेश का डैश होता है। किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स उसके भीतर स्थित आवेश जो होता है, तो उसका क्या होता है, कितना गुना होता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा कि 1/ε0 गुना होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 1/ε0 होता है आवेश का विद्युतीय फ्लक्स, 1/ε0 गुना होता है। अगला प्रश्न है, एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर तथा उस पर आवेश q कूलम है। उसके केंद्र पर विद्युतीय विभव होगा। कोई खोखला गोला है, उसका रेडियस दिया है r मीटर तथा उस पर आवेश का मान दिया है q कूलम है, तो उसके केंद्र पर जो सेंटर होता है, तो उस पर विद्युत विभव का मान कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, उसका विद्युत विभव का मान होगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि Q/4πε0 r। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि Q/4πε0 r। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान। किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी पदार्थ यानी चालक को आप रख दिए, तो उसके अंदर जो विद्युतीय क्षेत्र होगा, तो उसका मान घटेगा, बढ़ेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा कि 0 हो जाता है। उसमें का जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वह 0 हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, कितना से अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 से अधिक होता है परावैद्युत स्थिरांक, 1 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, एक समानांतर प्लेट संधारित 2 परावैद्युत स्थिरांक के तेल में डुबा दिया जाता है, तो दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र। एक समानांतर प्लेट संधारित है, तो उसे 2 प्रकार के परावैद्युत स्थिरांक के तेल में उसे डुबा दिया जाता है, तो दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि 1/2 के समानुपाती वह घटती है। 1/2 के समानुपाती वह घटती है। अगला प्रश्न है, गॉस के नियमानुसार, गॉस के नियम के अनुसार क्या सही है? देखिएगा ऑप्शन में दिए हैं, ऑप्शन है साई ई इक्वल Q/ε0, साई ई इक्वल Q/ε0, और फिर सी में दिया है साई इक्वल ε0/Q, और डी है कि QE इक्वल 1/ε0 Q। तो इसका राइट आंसर आपका होगा कि गॉस के नियमानुसार होता है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि साई ई इक्वल आपका Q/ε0 होता है, जो कि गॉस का नियम है, यानी 1/ε0 इंटू Q होता है, वही Q/ε0, यह गॉस का नियम है। अगला प्रश्न है, जब संधारित्रों में के परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम है, तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता। जब संधारित्र में कोई के है, तो उसका परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम है, तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता क्या होगी? तो इसका राइट आंसर होगा कि हवा की अपेक्षा उसकी धारिता के गुनी बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि के गुनी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होती है? तो इसका राइट आंसर होगा कि 0 होती है। वह खोखले गोलीय चालक के अंदर तीव्रता 0 होती है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है वोल्ट, न्यूटन, फैराडे, एम्पियर। तो इसका राइट आंसर होगा फैराडे होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि फैराडे होता है। अगला प्रश्न है,
विद्युत धारिता की बीमा है। विद्युत धारिता की बीमा क्या होता है? विद्युत धारिता की बीमा डायमेजर, तो इसका राइट आंसर होगा कि पर मीटर पर लीटर का स्क्वायर और T4I2। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि पर मीटर पर लीटर का स्क्वायर T4 और I2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला प्रश्न है, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या होता है? तो उसके केंद्र पर होता है आपका विद्युत क्षेत्र शून्य होता है पर विभव शून्य नहीं होता है। क्षेत्र का मान शून्य हो सकता है, ध्रुवता का मान और विभव का मान शून्य नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, 50 माइक्रोफैराड धारिता वाले एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आविष्ट किया जाता है, तो इसकी ऊर्जा है, यानी कोई 50 माइक्रोफैराड आयतन धारिता यानी आयतन वाले एक संधारित्र है जिसका विभव आपका 10 वोल्ट दिया है, तो वो 10 वोल्ट से आपको उसको चार्ज यानी आविष्ट यानी चार्ज किया जाता है, तो उसकी एनर्जी कितना होगी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका, उसकी एनर्जी होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि 2.5 × 10⁻³ जूल होगा। ऑप्शन नंबर ए 2.5 × 10⁻³ जूल। अगला प्रश्न है, 4 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराड है। एक 8 माइक्रोफैराड का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना होगा। 4 संधारित्र दिया गया है, तो प्रत्येक की धारिता दिया गया है यानी आयतन 2 माइक्रोफैराड दिया गया है, तो एक 12 संधारित्र बनाने के लिए 8 माइक्रोफैराड बनाने के लिए उन्हें किस क्रम में हम जोड़ेंगे? तो आपको याद होगा कि श्रेणी क्रम में संधारित्र का मान जोड़ते हैं तो उसका मान बढ़ता है और श्रेणी क्रम में घटता है, तो बढ़ाने के लिए किस क्रम में जोड़ना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 4 है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो वह 8 माइक्रोफैराड संधारित्र प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है? बढ़ती है या घटती है? तो इसका राइट आंसर होगा कि जब द्रव की बूंद को आवेशित करते हैं तो उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति जो होती है वह घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। यदि आपके पास बहुत सारे संधारित्र उपलब्ध हैं आपके पास है, तो उन्हें समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें किस क्रम में जोड़ना चाहिए? समूहन को 2 प्रकार से जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में अगर आप जोड़ेंगे तो उससे आपको ज़्यादा प्राप्त होगा और समानांतर क्रम में कम। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए यानी ज़्यादा धारिता, इसका राइट आंसर होगा श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हमें ज़्यादा धारिता प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कि किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक E इक्वल होगा 1 यानी ½ CV² होगा 1/2 CV का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, आवेश वितरण से, आवेश के वितरण यानी उसके डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका बंटवारा होता है, वहाँ बांटना होता है, विभिन्न भागों में बढ़ जाता है। आवेश वितरण से क्या होता है? तो आवेश का जब वितरण होता है तो ऊर्जा का ह्रास होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि ऊर्जा का ह्रास होता है। अगला प्रश्न है, जब समानांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तो इसकी धारिता, कोई समानांतर पट्टिका है तो वायु संधारित्र की पट्टिका के बीच की दूरी बढ़ रही है तो इसकी धारिता पर क्या असर पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर होगा कि इसकी धारिता भी घटती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि इसकी धारिता भी घटती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसी संधारित्र के समायोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है वह है। संधारित्र के समानांतर समायोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है वह क्या है? आवेश, ऊर्जा, विभवांतर धारिता या फिर धारिता। तो इसका राइट आंसर होगा विभवांतर। जो आपका V होता है वह सभी के लिए समान होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न और ये आपका लास्ट प्रश्न है, समान धारिता के इन संधारित्रों को पहले समानांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों अवस्थाएं की तुल्य धारिताओं का अनुपात है। समान मतलब इक्वल धारिता इक्वल आयतन के n संधारित्र है तो उसको पहले हम समानांतर क्रम में जोड़ दिए, फिर उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो दोनों अवस्थाओं के तुल्य धारिताओं का रेशियो पूछ रहा है कि रेशियो कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा कि n का स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स आपके इस गॉस के प्रमेय का जितना भी और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था वो सभी हो गया। आप सभी इनको अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिखकर याद करिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछता है बहुत। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।